गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इस समय पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट। मैं प्रारंभिक परीक्षा जरूर बोल रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग मेंस के क्वेश्चंस भी देखते हैं और प्रीलिम्स के फैक्ट भी देखते हैं। मतलब आप इसे प्री कम मेंस बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहीं पर हम लोग मेंस के भी टॉपिक डिस्कस करते हैं और यहीं पर हम लोग प्रीलिम्स के भी टॉपिक। लेकिन एक क्या दिमाग में बना रहता है कि नहीं, हमें प्रीलिम्स की 10वीं यूनिट मतलब आयोग कमीशन खत्म करने, इस वजह से मैं यहां पर बोलता हूं कि हम लोग 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था तो उसी दिन बताया था कि जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहां पर, वो मेंस में कहां हम लोगों को काम आने वाले हैं और प्रीलिम्स में कहां हम लोगों को काम आने वाले हैं। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही कर चुके थे। बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों की ये क्लास है। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से मैं क्लासेस ले नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोगों के मैसेज मैंने देखे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि लोग बोल रहे थे कि सर क्लासेस कंप्लीट करिए। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में आ गया हूं और ऐसे ही चलते रहेंगे। बहुत ही 8 से 10 क्लासेस में ये जो टॉपिक है आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा ही था कि जैसे ही मैं ये टॉपिक कंप्लीट कराऊं तो आप भी अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा साथ में ही। कल पर कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख चुके थे। और अगर लास्ट लेक्चर की हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन मैं भी क्वेश्चंस नहीं ला पा रहा हूं। जैसे ही हम लोगों के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं हर जितने भी आयोग हम लोगों ने पढ़े अब मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है या मिक्स्ड क्वेश्चन करने में कितना दिमाग हम लोगों को लगाना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लास्ट का लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? एनजीटी के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। देखो, हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान में महिलाओं को कुछ अधिकार दिए। कौन कौन से अधिकार? तो संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार, ठीक है। विधिक अधिकार भी दिए और संवैधानिक अधिकार भी दिए भारत सरकार ने महिलाओं को। तो अब इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया, ठीक है। ये चीज ठीक है। फिर हमने देखा कि भारत सरकार ने बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए। कैसे अधिकार? संवैधानिक अधिकार भी दिए और साथ ही साथ उनको विधिक अधिकार भी दिए। इनको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? तो इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया। पर्यावरण से संबंधित जो भी अधिकार है उनको सुनिश्चित करने के लिए एनजीटी का गठन कर दिया। तो सर, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, एकदम चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर, जैसा आप बता रहे थे महिलाओं के अधिकार, मतलब अनुसूचित जाति के वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। वो आयोग क्या कहलाया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्ग के जो लोग हैं उनके जितने भी अधिकार है। कौन कौन से अधिकार सर? तो एक अधिकार तो संवैधानिक अधिकार और दूसरे अधिकार जो विधिक अधिकार, मतलब कानून बनाकर जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। जिस आयोग को क्या बोला जाता है? उस आयोग को बोला जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको समझ आ गया। प्री के सिलेबस में है सर, मेंस के सिलेबस में है, तो हम लोगों को पढ़ना तो है ही। लेकिन 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 क्या आने वाले 3 लेक्चरों में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग, ठीक है। ये जितने भी आयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इनसे संबंधित थोड़ा सा क्या बेस जो है वो आज मैं बना दूंगा। इसके बाद जो ये 2 आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, जो एसटी आयोग और ओबीसी आयोग का, वो बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है ना वो यहीं से बनती है। सभी के इन तीनों आयोगों की पृष्ठभूमि यहीं से बनेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि ये तीनों आयोग जो है, ठीक है, ये तीनों आयोग जो है लगभग समान ही है। मतलब सारी प्रोसेस सब में वही है। किस तरीके से पढ़ेंगे सर? हम वही पढ़ेंगे, कितने सदस्य होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन उनकी नियुक्ति करता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है,
ठीक है, सदस्यों को कैसा दर्जा मिला है, अध्यक्ष को कैसा दर्जा मिला है, कौन से सदस्य कहां से आएंगे, कौन नियुक्ति करेगा। जैसे हम हर कमीशन में जिन भी टॉपिकों पर बात करते हैं, तो उन्हीं टॉपिकों पर हमारी सारी की सारी आज की बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोग आज की जो है पृष्ठभूमि हम लोग बना लेते हैं। क्या पृष्ठभूमि बनाना है सर? तो पृष्ठभूमि हम लोगों को बनाना है, ठीक है। पृष्ठभूमि अगर हम लोग बनाएं तो आप समझिए, ठीक है। ठीक है, मैं बोर्ड के रूप में भी समझाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। आप मान के चलिए, जब देखिए ये देश जब आजाद हुआ था, देश कब आजाद हुआ था? 1947 में, ठीक है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई? वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मतलब संविधान का निर्माण करना था। तो जब इस देश का संविधान बन रहा था, तो उस समय पर संविधान के निर्माणकर्ता, मतलब संविधान के निर्माणकर्ता मतलब जो भी एक समितियां बनी थी, जो भी संविधान सभा बनी थी, जिसका काम था कि संविधान का निर्माण करना, तो उसमें जो भी मेंबर थे, उन लोगों ने ये देखा, क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि इस देश की जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का बहुत ऐसे छोटे छोटे समुदाय है, बहुत छोटे छोटे वर्ग है, मतलब एक बहुत बड़ा जो अंश है, एक बहुत बड़ा अंश जो है वो विकास की मुख्य धारा से भटक चुका है, विकास की मुख्य धारा से पिछड़ चुका है। ये उन लोगों ने नोटिस किया। उन लोगों ने कहा कि जैसे देखो, जैसे आप लोगों ने नदी देखी होगी, ऐसे नदी बहती हुई आप लोगों ने देखी होगी, तो ये मान के चलो नदी की मुख्य धारा है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि इन धाराओं से कुछ ऐसे जाके गए छोटी छोटी धाराएं निकल जाती है और आगे चलकर समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, छोटी छोटी धाराएं निकल जाती है। तो ये मुख्य धारा है। ये मुख्य धारा किस चीज की? विकास की मुख्य धारा। विकास की मुख्य धारा का मतलब है कि देश जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे ये लोग भी प्रगति कर रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर जैसा हो रहा है, तो ये लोग भी उस तरीके से एजुकेटेड हो रहे हैं। देश में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये उन लोगों को भी मिल रही है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब का फायदा ये लोग ले पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि देश जैसे जैसे चल रहा है, वैसे वैसे कदम मिलाकर जो चल रहे हैं, तो कहा जाता है कि विकास की मुख्य धारा में वो लोग हैं, ठीक है। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखा कि कुछ वर्ग, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो विकास की मुख्य धारा से बिछड़ चुके हैं, विकास की मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, मतलब पीछे छूट चुके हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे पीछे छूट चुके हैं। अब ये वर्ग कौन कौन से हुए? तो अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये मान के चलो छोटे छोटे समुदाय है, छोटे छोटे समुदाय है, ठीक है। ये छोटे छोटे समुदाय जो है जो पिछड़ चुके हैं, छोटे छोटे समुदाय जो है वो पिछड़ चुके हैं, ये बात बोली गई, ठीक है। छोटे छोटे समुदाय जो पिछड़ चुके हैं, तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने बोला कि ये जो पिछड़ चुके हैं, इनको वापस विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो प्रावधान करने होंगे, हमें कुछ न कुछ तो प्रावधान करने होंगे कि नहीं करने होंगे, या फिर किसी को पीछे छोड़ दोगे? तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने बोला कि ये जो पिछड़ चुके जो लोग हैं, विकास की मुख्य धारा से जो पिछड़ चुके हैं जो लोग, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें संविधान में कुछ प्रावधान करने होंगे। और अगर इस समय पर हम लोग संविधान में वो प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत सरकार या जो भी आने वाली गवर्नमेंट्स होंगी, वो क्या करेंगी? वो गवर्नमेंट्स जो है वो कानून बनाकर विधिक उपाय भी करेंगे। किस चीज का उपाय करेंगे? तो उपाय करेंगे इनको मुख्य धारा में वापस, ये है, इनको मुख्य धारा में वापस लाने का उपाय करेंगे। कैसे उपाय करेंगे? संविधान में कुछ प्रावधान करेंगे, संविधान में कुछ प्रावधान करेंगे और कानून बनाकर कुछ प्रावधान करेंगे। तो क्या प्रावधान हो जाएंगे? प्रावधान होंगे दो टाइप के, ठीक है। एक तो हम लोग देखेंगे संवैधानिक, और दूसरा जो उपाय होगा वो होगा विधिक। संवैधानिक का मतलब वे सभी प्रावधान जिनका जो उल्लेख है वो कहाँ है, जिनका उल्लेख संविधान में है, और विधिक का मतलब है भारत सरकार के द्वारा संसद से बिल पारित करके कानून बनाकर, ठीक है। अगर कोई उपाय या कोई भी इन समुदायों से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वो उपाय कहलाता है विधिक उपाय। इतनी बात आप लोगों को समझ आई क्या?
क्या बताया मैंने? कुछ नहीं बताया। संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखा कि देश जिस तरह से विकास कर रहा है, या विकास की एक जो मुख्य जो धारा है उससे कुछ लोग पिछड़ चुके हैं। अब देश का ये कर्तव्य बनता है कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको विकास की मुख्य धारा में हमें वापस लेकर आना है। इतनी बात समझ आई क्या? इसके लिए उपाय जो भी करना था तो उपाय हम लोग करेंगे, सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या उपाय? ठीक है, सारी चीजें। अब पिछड़ने का कारण, हाँ, हम तो ये देखे ही नहीं कि पिछड़ने का कारण क्या है, ठीक है। इनके पिछड़ने का कारण क्या है, तो सारी चीजें ये देखो। कारण मैं यही चीज समझा रहा हूं अभी तक कि कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग अत्यधिक पिछड़ चुके हैं, कुछ लोग अत्यधिक पिछड़ चुके हैं। और इनके पिछड़ने का जो कारण था, एक तो था सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता या छुआछूत, हम लोग बोल सकते हैं छुआछूत, ठीक है। छुआछूत या अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अस्पृश्यता, सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता, मतलब अब देखो, संविधान निर्माणकर्ताओं ने जब देखा कि एक ऐसा समुदाय है जिसके साथ समाज में हमेशा से छुआछूत की भावना रखी, और उस छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना के कारण, उसके कारण क्या हुआ, अस्पृश्यता की भावना के कारण उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया। अब स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया तो क्या हुआ, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया तो वो शैक्षणिक रूप से कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, वो लोग पिछड़ गए। उनको उच्च पदों पर काम नहीं करने दिया गया, उनको मतलब जो भी सारी चीजें, किसी काम में संलग्न नहीं किया गया। तो क्या हुआ, वो लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़ गए। लोग काम करके आगे बढ़ते गए, वो लोग आर्थिक रूप से मतलब धन जो भी है, संपत्ति, धन संपत्ति के मामले में भी पिछड़ गए, मतलब शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ गए, आर्थिक रूप से भी पिछड़ गए। और अगर हम लोग बात करें सामाजिक, समाज ने उनको दूर कर दिया तो वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए, समाज भी उन्हें अपना अंग नहीं मानने लगा, तो वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए, ठीक है। तो अस्पृश्यता को इसका एक बहुत बड़ा कारण माना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें परंपरागत कृषि प्रणाली, मतलब जो पुराने तरीके से जो कृषि प्रणाली होती थी, पुराने तरीके से कृषि करने के कारण भी कुछ लोग बहुत पिछड़ गए। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न, जब आदमी आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो वो शिक्षित हो जाता है, शिक्षा प्राप्त करने की सारी फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल हो जाती है, तो वो शिक्षित भी हो जाता है। ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो परंपरागत रूप से जो कृषि करते थे, इसके कारण भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव, आधारभूत सुविधाओं का अभाव मतलब शिक्षा का ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, रोजगार नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं होना, इन सब चीजों के कारण उनका विकास और रुक गया। वो अपनी एक जगह पर ही रह गए। मतलब मान के चलो, अगर कोई इंसान जंगल रह रहा है, उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा बाहर के लोगों से, तो वो पिछड़ा ही रह जाएगा, वो बाकी लोगों से कैसे मिल पाएगा। तो ये सभी कारण बताए उन लोगों को पिछड़ने के लिए, उन समुदायों के पिछड़ने के लिए ये सभी कारण बताए। और संविधान निर्माणकर्ताओं को ये चीज का अभाव, इस चीज का अनुभव हो चुका था। इस वजह से उन्होंने इन समुदाय के तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, तीव्र सामाजिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इन्होंने कुछ न कुछ प्रावधान किए। और वो प्रावधानों में जो एक प्रावधान है वो कौन सा, एक प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान, और दूसरा प्रावधान जो है वो विधिक प्रावधान। जो चीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान वो है जिनका उल्लेख संविधान में है, और विधिक प्रावधान वो है, अब देखो, अब वो जो पिछड़े हुए समुदाय में आप अनुसूचित जाति भी ले सकते हो, अनुसूचित जनजाति भी ले सकते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग भी ले सकते हो। अब इन्हीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संविधान में कुछ न कुछ काम करना था संविधान निर्माणकर्ताओं को। देखो यहां पर मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं तीनों के लिए, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो संवैधानिक उपाय, विधिक उपाय, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो अब क्या क्या सर, क्या क्या संवैधानिक और विधिक उपाय। तो सबसे पहले विधिक उपाय अगर हम लोग देखें तो छुआछूत जैसी बुराई को इस समाज से खत्म करने के लिए, जब संविधान का निर्माण हो गया, देश आजाद हो गया, उसके बाद भारत सरकार को लगा कि एक छुआछूत जैसी जो एक बीमारी ही आप मान लो, एक बीमारी को इस समाज से मुक्त करना है। और इसके लिए भारत सरकार को कुछ न कुछ ऐसा कानून बनाना है, कुछ न कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि ये बीमारी जो है वो पूरे समाज से समाप्त हो जाए। इसके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट, तो उसको बोला गया अस्पृश्यता
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अब इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति छुआछूत जैसी भावनाओं का अपराधी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत, जिससे कि समाज में छुआछूत जैसी बीमारियों से क्या पाया जा सके, से मुक्ति पाई जा सके। अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो काम ये हो गया। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो समुदाय है, उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए भारत सरकार ने SC/ST एक्ट भी लाया। SC/ST एक्ट ये कब आया, तो SC/ST एक्ट जो है वो 1989 में ये एक्ट आया। ये सारी चीजें अगर अब आप लोग 2019 MPPSC प्रीलिम्स 2019 के पहले का जो भी सिलेबस देखोगे तो आप ये तीनों एक्ट, एक तो ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ठीक है, SC/ST एक्ट, और एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, तो ये तीनों एक्ट हम लोग प्रीलिम्स में पहले पढ़ा करते थे। लेकिन अब जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो ये एक्ट हटा दिए गए और कुछ कमीशन हम लोगों को पढ़ने के लिए बोल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया SC/ST एक्ट। तो सर क्या ये विधिक उपाय है, तो हाँ, ये क्या है, ये विधिक उपाय है। ये विधिक उपाय क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाकर इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास, मतलब इनके ऊपर के अत्याचार खत्म हो जाएंगे तो ये एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, सारी चीजें जो भी है मुख्यधारा में वापस आ पाएंगे। छुआछूत जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी तो वापस इनको मुख्यधारा में आने में आसानी होगी। सारी चीजें, मतलब ये सारे जो उपाय है वो उनको मुख्यधारा में लाने के ही उपाय है, इस बात को आप समझिएगा। संविधान में क्या किया गया सर, संविधान में कुछ उपाय किए गए। जैसे संविधान में उपाय किया गया अनुच्छेद 341, आर्टिकल 341। अब इस आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति को बोला गया, किसको, राष्ट्रपति को बोला गया कि आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको सूची बनानी है। किसकी, आपको लिस्ट बनाना है, आपको सूची बनाना है। लेकिन ये लिस्ट और सूची किसकी बनाना है, तो ये लिस्ट और सूची बनाना है आपको ऐसे समुदायों की जो आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ चुके हैं, ठीक है। तो लिस्ट बनानी है और ऐसा काम इस देश के राष्ट्रपति ने किया भी। और यही जो लिस्ट है, ठीक है, यही जो लिस्ट है, यही लिस्ट आगे चलकर कहलाती है SC और ST। यही समुदाय जो है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय कहलाते हैं, ठीक है। जो तो सर मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या ये समुदाय अनुसूचित जाति का है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में ये लिस्टेड है या नहीं है। सर क्या ये समुदाय अनुसूचित जनजाति का है, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या वो जो समुदाय है उसका नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में है या नहीं है। अगर उसमें है तो वो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, अगर उसमें नहीं है तो वो अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ आई, ठीक है। इसके बाद क्या प्रावधान किया गया सर, ठीक है, यहां पे अभी है, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा, पहले यहां पर बोर्ड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या प्रावधान किया गया सर, संवैधानिक प्रावधान में ही एक प्रावधान और किया गया। क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 338, ठीक है, अनुच्छेद 338। अब ये क्या है, आर्टिकल, आप लोग लिख लीजिएगा, अनुच्छेद लिख लीजिएगा, आर्टिकल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 338 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के द्वारा, अब देखो राष्ट्रपति ही लिस्ट भी कर रहा था, अब यहां भी राष्ट्रपति को बोला कि आपको क्या करना है, आपको एक अधिकारी की नियुक्ति करना है, एक अधिकारी, आपको एक अधिकारी की नियुक्ति करना है। क्या करना है, नियुक्ति करना है, आपको एक अधिकारी की नियुक्ति करना है। अब आप समझिए यहां पर, अब ये 338 में बोला कि आपको एक अधिकारी की नियुक्ति करना है, लेकिन क्यों करना है, तो यही समुदाय, कौन से समुदाय, जो अनुच्छेद 341 में जितने भी समुदायों का वर्णन है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो क्या करेगा, जो काम करेगा इन सभी समुदायों के अधिकार कौन कौन से अधिकार, एक तो संवैधानिक अधिकार और दूसरा अधिकार जो है वो है सांविधिक अधिकार।
तो इन दोनों अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और यह अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इस अधिकारी का काम जो होगा, यह अधिकारी का काम होगा क्या, यह अधिकारी का काम होगा उन सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करना, क्या उनको सारे अधिकार मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना। ये सभी काम जो है वो इस अधिकारी के है। अब देखिए, अभी अरे सर आप तो बोल रहे थे हम लोग आयोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ जो है वो अधिकारी है एक, जो क्या करेगा, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। वहां पर तो महिला आयोग था, वहां पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग था। तो देखिए, जो कहानी है वो यहीं से शुरू होगी। एक अधिकारी से किस तरीके से एक कार्यकारी निकाय बनेगा, कार्यकारी निकाय से कैसे एक सांविधिक निकाय बनेगा, सांविधिक निकाय से कैसे एक संवैधानिक निकाय बनेगा, संवैधानिक निकाय कैसे दो भागों में बढ़ जाएगा, एक अनुसूचित जाति आयोग, एक अनुसूचित जनजाति आयोग। ये सारी पृष्ठभूमि हम लोगों को देखना है, यही तो चीजें हम लोगों को देखना है। यही चीज समझाने के लिए तो इतना मैंने टाइम लिया आप लोगों से कि अभी क्या है, अभी संविधान ने जो उपाय किया वो ये किया कि एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, जो काम क्या करेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने भी व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम जो करेगा वो ये अधिकारी करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में वर्णित है। ठीक है, ये हो गया। ये चीज मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि क्या किया विधिक उपाय में, ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को लागू कर दिया गया, जो भी अस्पृश्यता का जो लोग भी आचरण करते हैं उनको दंड देने का प्रावधान करता है। मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, ये वाली आप लोग देख लीजिएगा, इससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखो जो याद करने वाली चीजें है वो ये कि ये जो एक्ट है इसका नाम 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। किसकी अनुशंसा पर? तो एक समिति थी, इलिया पेरुमल समिति। इलिया पेरुमल समिति, ये समिति आप लोगों को नाम याद रखना है समिति का। तो ये इलिया पेरुमल समिति की अनुशंसा पर इसका नाम, किसका नाम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम 1976 में इलिया पेरुमल समिति की अनुशंसा पर बदलकर क्या किया गया, बदलकर इसका नाम रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये चीजें समझ आई। क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का पुराना नाम क्या है, या आपसे पूछ सकता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नया नाम क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम किस समिति की अनुशंसा पर बदला गया या किस सन में बदला गया। ये सारे प्री फैक्ट है। क्या है ये है प्री फैक्ट। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को, आप देखिए ये पीडीएफ तो है, आप कोशिश करिएगा जो चीजें मैं बताता हूं उनको एक शॉर्ट नोट्स की तरह से लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। यही सारी चीजें आगे इसमें वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1976 में इलिया पेरुमल समिति, नाम बदल दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण रख दिया गया। 1989 में मैंने बताया SC/ST एक्ट भी पारित हुआ, जो दंड का प्रावधान करता है ऐसे लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से अपराध की भावना रखते हैं या उनके साथ अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान करता है कौन, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। ठीक है, एक्ट, SC/ST एक्ट। ये सारी चीजें हो गई। मैं 2 सेकंड पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यहां तक आप लोगों को समझ आया क्या? यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सच में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि सर ये समझ नहीं आया। सारी चीजें मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, भले ही जो भी सारी चीजें हैं लोगों मैंने देखा अभी कि मैंने 7-8 दिन, एक हफ्ते तक क्लास नहीं ली, तो लोगों ने कुछ कमेंट किए कि सर क्लास कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं देखता हूं कमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट करिए, जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आप लोगों को उस डाउट को क्लियर कर पाऊं। ठीक है, लेकिन
अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ एग्जाम ओरिजिनल्स कुछ कर रहा है या मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि इस चीज से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। क्या अनुच्छेद 338 भी बता चुका हूं, क्या है ये संविधान जो उपाय है एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और 341 भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आरक्षण की नीति भी देखो, ये नहीं बताया था मैं, है ना। तो संवैधानिक उपायों में आरक्षण की नीति भी है, मतलब आरक्षण दिया गया ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को, जो पिछड़ चुके हैं, पिछड़े हुए लोगों को, जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग थे, विकास की मुख्य धारा से जो लोग भटक चुके थे, ऐसे लोगों को आरक्षण दिया गया ताकि वो लोग शासन में अपनी भागीदारी दे पाए, शासन में भागीदारी दे पाए, शासन में भागीदार बन पाए। अब कैसे सर, कैसे, मतलब अगर मान के चलिए, आप समझिए, आज अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा वर्ग, ऐसा समुदाय, आप अभी के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, आप अगर 1947-48 के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे, तो उस समय पर आप देखेंगे कि जो भी सरकारी नौकरियां निकल रही है, जो भी जॉब से, जो भी शिक्षा है, शिक्षा में अगर मान के चलिए कुछ वर्ग अगर पिछड़ चुके हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो जो मुख्य धारा के लोग से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक मुख्य धारा में चलने वाला व्यक्ति ऑब्वियसली आगे होगा, तो उससे अगर वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो वो ना तो शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले पाएगा, ना वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर पाएगा, और ना तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल पाएगा। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसकी भागीदारी ही नहीं हो पाएगी देश में, शासन में उसकी शासन मतलब जो भी इस देश को चलाने का जो भी काम है, उसमें उसकी भागीदारी ही नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई भारत के जो संविधान निर्माण करता थे, उन्होंने सोचा कि एक आरक्षण की नीति लाई जाए, ताकि कुछ सीटों पर तो उनकी भागीदारी को हम लोगों को फिक्स करना ही होगा, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, या संविधान सभा हो, या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह पर आरक्षण की एक पॉलिसी लाई गई, ताकि उस जो पिछड़ा हुआ जो समुदाय है, उनमें से कोई व्यक्ति ऊपर उठे, उनमें से कोई व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी दे और अपने समुदाय, अपने समूह को आगे ले जाने का काम करे, अपने समूह, अपने समुदाय को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास करे। ये चीज है, तो आरक्षण की नीति का यही है। ठीक है, मेन टॉपिक पर हम लोग अगर आते हैं, तो आरक्षण की नीति यही है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। 341 में क्या लिखा हुआ है, वही कि एक अधिकारी एक सूची बनाए 341 में। ठीक है, इसके बाद हाँ, सूची जो है वो 1950 में राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक अध्यादेश जारी करके, एक अध्यादेश, ये अध्यादेश जो है, ये आप एक समझिए कि इस देश का जो भी कानून है, जैसे इस देश में कोई भी कानून या कोई भी नियम लागू करना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। क्या होती है, जो भी फॉर्मेट है आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के बाद जो भी सरकार पक्ष का जो भी मंत्री है या जो भी सांसद है, वो उसको लोकसभा में पास करवाएगा, राज्यसभा में पास करवाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद वो जो नियम कानून है वो देश में लागू हो जाएगा। ऐसे यही प्रोसेस है। लेकिन क्या, अगर राष्ट्रपति को कोई मुद्दा ऐसा लगता है, राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है कि राष्ट्रपति को अगर कोई मुद्दा ऐसा लगता है कि तत्कालीन रूप से उसे लागू कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। मतलब जो भी फॉर्मेट है उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है और वो तत्कालीन रूप से लागू हो जाता है। लेकिन तत्कालीन रूप से लागू होने के 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद राष्ट्रपति या जो भी सरकार के जो भी मंत्री है या जो भी सरकार के जो भी सांसद है, उनको 6 महीने के भीतर उस फॉर्मेट को या उस जो भी वो एक्ट है या जो भी वो अधिनियम है या जो भी वो बिल है, उसको सदन में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 6 महीने के भीतर उसको पास कराना होगा। अगर 6 महीने के भीतर आप पास नहीं करा पाओगे, तो ऐसा माना जाता है कि वो नियम या वो कानून जो है वो अमान्य या शून्य घोषित कर दिया जाता है या शून्य हो जाता है। तो अध्यादेश के बारे में अभी आप इतना समझिए। जब पॉलिटी के लेक्चर्स आप लोग देखोगे तो अध्यादेश के ऊपर आप मान के चलिए आधे घंटे की क्लास हो जाएगी कि अध्यादेश क्या होता है, क्या सारी चीजें, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां है। तो अभी अब बस इतना समझिए कि यह एक राष्ट्रपति की शक्ति है जो तत्कालीन रूप से किसी भी जो नियम है, कानून है, उसको प्रभावी रूप से लागू कर देता है।
तो 1950 में राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने जो किया, राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, एक सूची जारी करी जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वो किया गया। यही सूची जो है वो अनुसूचित जाति, यही सूची में जो भी लोग हैं उन लोगों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग कहे जाते हैं। अब आरक्षण की अगर हम लोग बात करें, देखो अनुच्छेद, जो सबसे अच्छी बात है ना, ये चीज है जानने लायक, क्या अनुच्छेद 341 के पैरा 3 में, अनुच्छेद 341 के पैरा 3 में बोला गया है कि देखो आरक्षण दिया गया, आरक्षण किसको दिया गया, अनुसूचित जनजातियों को भी दिया गया, अनुसूचित जाति के लोगों को भी दिया गया। लेकिन पैरा 3 में बोला गया कि अनुसूचित जाति मतलब एससी, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब पैरा 3 में क्या बोला गया, पैरा 3 में बोला गया, ये पैरा है 3, ठीक है, तो पैरा 3 में बोला गया कि अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो भी आरक्षण दिया जा रहा है वो इनके धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। धर्म के आधार पर दिया जा रहा है मतलब बोला गया कि अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी आरक्षण है वो केवल और केवल हिंदुओं को मिलेगा। मतलब सर ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है, हिंदू मतलब धर्म के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है, मतलब इसको आप एक आसान भाषा में समझिए। मान के चलिए आप अनुसूचित जाति के समुदाय से आप बिलोंग करते हो, आज आप आरक्षण का फायदा ले रहे हो, लेकिन अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अगर आप अपना धर्म, अगर हिंदू से आप मुस्लिम बन जाते हैं, हिंदू से आप जैन बन जाते हैं, हिंदू से आप पारसी बन जाते हैं, तब आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब जब तक आप हिंदू रहोगे तब तक आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा, जैसे ही आप हिंदू से अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तब फिर आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में भी कुछ बात है क्या, तो नहीं, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन भी कर लेता है तब भी उसको आरक्षण का बराबर फायदा मिलता रहेगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो सर हिंदुओं में कौन कौन लोग आते हैं, हिंदुओं में कौन कौन लोग आते हैं, तो ये भी देख लीजिए। हिंदुओं में पहले तो हिंदू तो आप लोग जानते ही हैं मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन 1956 में इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया और बोला गया कि सिखों को, जो भी सिख है उन सिखों को भी हिंदू माना गया। मतलब सर आज अगर मैं सिख धर्म अगर अपनाता हूं तो क्या मुझे आरक्षण का फायदा मिलेगा? अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो, अगर आप सिख धर्म अपनाते हो तो हाँ, आपको भारतीय संविधान के अनुसार आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। उसके बाद 1990 में फिर से संशोधन किया गया और उसके तहत बौद्ध को, जो बुद्धिज्म जो लोग अपनाते हैं, बुद्धिज्म को भी हिंदू के भी माना गया। जो भी बुद्ध लोग हैं उन लोगों को भी हिंदू ही माना गया 1990 में संशोधन करके। मतलब अगर मैं आज शेड्यूल कास्ट का हूं, अगर मैं हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म को अपनाता हूं तो क्या मैं आरक्षण का फायदा ले पाऊंगा? तो हाँ, बुद्धिज्म और सिखों को हिंदू में ही माना गया। किनको नहीं माना गया? तो किनको नहीं माना गया? अगर आप पारसी धर्म अपनाओगे, अगर आप जैन धर्म अपनाओगे, अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाओगे, अगर आप ईसाई धर्म अपनाओगे, तब आपके जो आरक्षण के जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के जितने भी प्रावधान आरक्षण से संबंधित है वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे एक साथ। तो ये याद रखिएगा। याद रखने वाली बात यह है कि हिंदुओं में सिख भी आते हैं और हिंदुओं में बुद्ध भी आते हैं। 1955 और 1990 में इनको कर दिया गया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर दिया गया है। मतलब जब तक आप हिंदू बने रहोगे तब तक आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप हिंदू से किसी अन्य धर्म में जाते हो या अपना धर्मांतरण करते हो, अपना धर्म परिवर्तन करते हो हिंदू से किसी अन्य धर्म में, तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। एक छोटी सी नॉलेज वाली बात है, एग्जाम से कोई इसका संबंध नहीं है, कुछ इसका संबंध नहीं है, ठीक है। सारी चीजें, ये चीजें हो गई। इतनी चीजें समझ आई कि आप लोगों को? थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, आप लोग तब तक देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, ऑल गुड, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यही 338 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। हाँ, जो अधिकारी
मैंने यह बताया 338 में मैंने बोला कि राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा और ये जो है, ये अधिकारी जो है वो क्या काम करेगा, ये काम करेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी उपाय है उनको सुनिश्चित करेगा, और साथ ही साथ जो भी वो काम करेगा, सुरक्षा से संबंधित जो भी वो अपना काम करेगा, वो काम जो है वो रिपोर्ट किसको देगा, वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी है, राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट भी देगा जो भी वो काम करेगा अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों के लिए, तो उन सभी की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा। ये सभी काम है। अब हम लोगों को बेसिकली पृष्ठभूमि बनानी है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को बनाना है पृष्ठभूमि। अब थोड़ा सा ना आप लोग व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को स्लाइड के रूप में भी बता दूंगा। ठीक है, स्लाइड के रूप में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अभी का समय क्या चल रहा है, अभी का समय चल रहा है 1950। ठीक है, 1950। ठीक है, मतलब हम लोग सर अभी आजाद हुए, हाँ हम लोग 1950 में हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ के लिए, क्योंकि अभी हम लोग क्लास में हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जितने भी अधिकार है, उस समुदाय के जितने भी अधिकार है, उनको सुनिश्चित करने के लिए अभी क्या प्रावधान है 1950 में? अरे सर अभी तो आपने बताया, आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिकारी, कौन सा अधिकारी, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो क्या काम करेगा, जो काम करेगा इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का। एक अधिकारी की नियुक्ति कैसे? आर्टिकल 338। अभी वर्तमान में तो सर अभी हम लोग 1950 में हैं, मतलब ये प्रावधान है। ठीक है सर, इतना समझ आया। अब क्या हुआ, हाँ अभी ये समझ आ रहा है। ठीक है, अभी 1950 के समय ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो भी लोकसभा, राज्यसभा या जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत आवाज उठने लगी कि एक जो समुदाय है, देखिए ये समुदाय बहुत बड़ा है, अनुसूचित जाति का है और जनजाति का जो है जनसंख्या में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो कहा गया कि एक अधिकारी, एक सिंगल अधिकारी, एक अधिकारी कैसे इतने लोगों के अधिकारों और संरक्षण, इनके अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएगा, कैसे वो देख पाएगा कहां पर प्रताड़ना हो रही है, कहां पर नहीं हो पा रही है, सारी चीजें। तो पार्लियामेंट में ये आवाज उठी कि एक अधिकारी ना होकर यह एक आयोग के रूप में होना चाहिए, बहुसदस्यीय आयोग के रूप में होना चाहिए। बहुसदस्यीय आयोग के रूप में मतलब कि इसमें और भी सदस्य होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये कार्यभार नहीं होना चाहिए। तो अब पार्लियामेंट में जब ये आवाज उठी तो 1978 में क्या हुआ, 1978 में ये जो अधिकारी है इसकी जगह पर एक कार्यकारी निकाय बनाया गया। कार्यकारी निकाय जो ये है, ये कार्यकारी निकाय बनाया गया। कार्यकारी निकाय मतलब एक आयोग के तरफ देख रहे हो आप देख रहे हो जैसे कैसे अधिकारी आयोग में बदलता जा रहा है। ठीक है, कार्यकारी निकाय बनाया गया। कार्यकारी निकाय बनाया गया जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे भोलाराम पासवान। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, भोलाराम पासवान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोलाराम पासवान, अभी बता दूंगा मैं सारी चीजें। तो 78 में क्या हो गया, 78 में हो गया, हाँ ये मैं पहुंचा दिया ऊपर। क्या हुआ 1950 में ये हुआ। फिर कार्यकारी निकाय क्या होते हैं? कार्यकारी निकायों का उल्लेख ना तो संविधान में होता है, ना कार्यकारी निकाय का के लिए किसी भी प्रकार का, मैंने अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कार्यकारी निकाय क्या होता है। ना तो विधेयक, ना तो बिल पास किया जाता है, ना अधिनियम बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है? कार्यपालिका आदेश। कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि एक इस प्रकार का आयोग जो है हम लोगों को बनाना है, और वो आयोग बन जाता है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो आयोग स्वतः समाप्त भी हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक अधिकारी से कार्यकारी निकाय के रूप में इसने क्या ले लिया है, इसने रूप ले लिया है। इसके बाद क्या हुआ, 1987 में भारत की संसद ने 1987 में भारत की संसद ने क्या किया, 1987 में भारत की संसद ने एक एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित होने के बाद इसको सावधिक एक्ट, जब एक अधिनियम पारित हो गया तो इसका रूप कैसा हो गया, सावधिक निकाय। इसका जो स्वरूप हो गया वो सावधिक निकाय के रूप में हो गया।
मतलब अब कार्यकारी से सर ये क्या बन चुका है, यह सांविधिक बन चुका है, सांविधिक बन चुका है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 1992, 1990 में संशोधन हुआ और 1992 में क्या हुआ, 1992 में हुआ क्या, इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 65वां संविधान संशोधन, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। और अब क्या हुआ, अब देखो कार्यकारी निकाय थे, सांविधिक निकाय थे, इसमें संविधान में किसी प्रकार के बदलाव नहीं करना था, क्योंकि कार्यकारी तो कार्यपालिका के आदेश से हो जाता है। सांविधिक एक अधिनियम पारित कर दिया जाता है संसद में और ये भी पास हो जाता है। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है, संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है कि संविधान में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, तो सर कहां पर संविधान में परिवर्तन किया गया, तो संविधान में जो परिवर्तन किया गया वो कहां, अनुच्छेद 338। यहां पर तो सर आप बताए थे कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, तो जी हां, इसी 338 में जो लिखा हुआ था कि एक राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी, वहां पर लिख दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जो भी अधिकार हैं उनके संरक्षण व उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग कहलाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, क्योंकि अभी ये वो है, ठीक है, साथ में है, कंबाइंड। क्या बातें समझ आई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन नहीं, आसान है, 2-3-4 बार पढ़ोगे क्या हो रहा है कहानी। एक अधिकारी था, 1978 में कार्यकारी निकाय बना, 1987 में सांविधिक निकाय बना, 1992 में उसने सांविधिक दर्जा ले लिया, संवैधानिक दर्जा ले लिया। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 65वां संविधान संशोधन हो गया। ये सारी चीजें स्लाइड में है ऑलरेडी, आप लोग चिंता मत करिए कि सर पूरा लिखिए, सारी चीजें मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो 338 में संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद उसमें लिखा गया, जहां पर लिखा हुआ था कि एक अधिकारी नियुक्त होगा, वहां पर लिखा गया कि अब एक आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम जो होगा वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उसका नाम होगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? क्या इतनी बातें अभी देखो, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, इतनी बातें दिख रही है, बोर्ड पे सारी दिख रही है। तो अभी इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम जो है वो क्या है, अभी इसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जनजाति आयोग दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी इसका नाम जो क्या है, ये संशोधन के बाद क्या नाम पड़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है, वर्ष 2004 में संशोधन हो जाता है 2003 में, लेकिन वर्ष 2004 में क्या होता है, वर्ष 2004 में, ठीक है 2003 लिख लीजिए क्योंकि संशोधन 2003 में हुआ था, तो वर्ष 2003 में क्या होता है, 2003 में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति आयोग जो अभी तक कंबाइंड था, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, इन दोनों को अलग, तो अलग बन जाता है एससी आयोग, एससी कमीशन, और एक कमीशन बन जाता है एसटी कमीशन। तो यहां तक चीजें समझ आई क्या आप लोगों को? क्या हुआ सर, सब कुछ समझ आया। 2003 में इनको अलग अलग भी कर दिया गया, मतलब संविधान में फिर से संशोधन किया गया। तो हाँ, पहले कंबाइंड था, फिर संविधान में संशोधन करके एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, और अनुच्छेद जोड़ने के बाद एसटी आयोग अलग और एससी आयोग को दोनों को अलग कर दिया गया। अब देखो, जब मैं एसटी आयोग, इसके बाद वाली क्लास में जब मैं आपको एसटी आयोग पढ़ाऊंगा, अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ाऊंगा, तो उसकी पृष्ठभूमि यही है, उसकी पृष्ठभूमि भी यही है, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग तो 2003-2004 में हम लोगों के सामने आया, तो यहां तक उसकी पृष्ठभूमि भी सेम है। तो मैं वहां पर आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये सर कहां से आया, ठीक है, मैं बस बता दूंगा कि हम लोगों ने उस वाले में पढ़ा था, हमने पृष्ठभूमि जो थी, तो उसकी पृष्ठभूमि भी जो है वो यही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे एसटी आयोग को पढ़ना हम लोग, यहां से
ये जो लिख रहा हूं ना मैं, यहां से एसटी आयोग को पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि जो पृष्ठभूमि जो मैंने बनाई है ये अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग, तीनों की पृष्ठभूमि है, तीनों के लिए सेम यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या यहां तक आप लोगों को बातें समझ आई? अब देखिए, अब आगे जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, आगे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जो भी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आगे जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, सारी चीजें, कौन नियुक्ति करेगा, कितना कार्यकाल होगा, तो किसको रिपोर्ट देगा, राज्य स्तर की रिपोर्ट किसको देगा, कितने सदस्य होंगे, ये सब के सब दोनों आयोग में समान है, एससी में भी और एसटी में भी। जहां जहां पूरा आयोग जो भी हम पढ़ेंगे ना, जहां पर भी अनुसूचित जाति आयोग लिखा है, उस अनुसूचित जाति आयोग की जगह अगर आप अनुसूचित जनजाति आयोग लिख लोगे तो आपका अनुसूचित जनजाति आयोग भी खत्म हो जाएगा। दोनों में पूरी तरीके से समानता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। 1 घंटा हो गया सर। ठीक है, बचा हुआ है अभी आप लोगों का टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई है? ठीक है, तो एससी आयोग को जो हम पढ़ेंगे, वो एससी आयोग को कहां से पढ़ेंगे, हम लोग यहां से पढ़ेंगे। यहां तक पृष्ठभूमि जो है वो एससी और एसटी आयोग की समान पृष्ठभूमि है। ठीक है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, चलो ठीक है, स्लाइडें जो है, स्लाइडों में ये सारी चीजें तो सर आप हमें ऐसे बता दिए बोर्ड पे, लेकिन स्लाइडों में भी देख लो क्या हुआ। 1950, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो 1950 में क्या हुआ, वही अधिकारी की नियुक्ति की गई, सारी चीजें मैंने बताई। 1948 1950 में अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन संसद के सदस्यों की मांग थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको एक आयोग चाहिए। तो 1978 में क्या हुआ, अगस्त 1978 में क्या हुआ, कैबिनेट ने प्रस्ताव, कार्यपालिका का आदेश हुआ और कार्यपालिका के आदेश के साथ एक कार्यकारी निकाय का गठन हुआ। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, निकाय का गठन हुआ। ठीक है। और इस निकाय का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो बने उनका नाम, ये जो नाम है ना, ये आप लोगों को याद रखना है यार, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, ये नाम आप लोगों को याद रखना है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो कार्यकारी रूप में जब पहली बार सामने आया, तो उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम जो था वो भोला पासवान शास्त्री थे। फिर 1987 में क्या हुआ, एक एक्ट पारित कर दिया गया संसद से, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के रूप में एक सावधिक निकाय, कैसे आ गया, एक सावधिक निकाय के रूप में सामने आ गया, कार्यकारी से सावधिक बन गया 1987 में। फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ, 12 मार्च, हाँ 87 हो गया ना, हाँ 1992, 12 मार्च 1992 को कुछ स्लाइड मिस है यार, संवैधानिक दर्जा मिल गया, 2 स्लाइड आगे चले गए क्या हम लोग। 1987 2003 2004, ठीक है। हाँ यार, वो वहां पे एक स्लाइड मिस हो गई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं वैसे भी। हाँ, यहां पर जो होगा ना वो बात यही होगा कि 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन 1990 में एक संविधान संशोधन हुआ, जो कि कौन सा था, 65वां संविधान संशोधन 1990। और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत हुआ ये जो संविधान संशोधन था ये लागू हुआ, और इसके तहत जो हुआ वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 338 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। उसमें अधिकारी के जगह पर क्या लिखा गया कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ये नाम उसका होगा। कब हुआ इसका गठन, तो संवैधानिक रूप में इसका गठन हुआ 12 मार्च 1992 को लागू हुआ और इसका गठन हुआ। ठीक है, बहुसदस्यीय, मतलब बहुत सारे सदस्य होंगे इसमें। अभी तक एक अधिकारी नियुक्त होता था, अब बहुसदस्यीय आयोग का
गठन किया गया। अब ये जो आयोग, जो संवैधानिक निकाय बना, संवैधानिक जो निकाय बना, ये संवैधानिक जो निकाय बना, इसने किसका किसका स्थान लिया तो आप लोगों को पता है 338 के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी की जगह का स्थान इसने ले लिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। फिर जो संयुक्त रूप से जो सावधिक जो आयोग था, कार्यकारी जो आयोग था, इन सभी के स्थान पर एक संवैधानिक रूप से 338 में एक आयोग का गठन कर दिया गया। बाकी सारे जो है, जो भी संवैधानिक आयोग 1987 में हमने बनाया था उसको समाप्त कर दिया गया, उसका स्थान पे यही आयोग आ गया। अब संवैधानिक 1992 में होने के बाद, जब संवैधानिक निकाय, ये कब की संरचना है, 1992 में, जब संवैधानिक मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो संवैधानिक रूप में आया, तब उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होने की बात कही। 8 सदस्य होने की बात कही और बोला गया कि ऐसा एक आयोग होगा जिसमें टोटल 10 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन ठीक है, हम लोग देख रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था HS रामधन। एक नाम ये आपको याद रखना है SC आयोग में, HS रामधन। और एक नाम अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक नाम जो है वो क्या है, एक नाम जो है वो भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, वो कार्यकारी निकाय के पहले थे। जो दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है वो है दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया। अब क्यों नाम याद रखना है सर? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये व्यक्ति जो है दिलीप सिंह भूरिया, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जीके में जब आप लोग जनजाति व्यक्तित्व पढ़ोगे ना, तो वहां भी नाम आएगा दिलीप सिंह भूरिया का, कांतिलाल भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। एक तो आपको ये कौन से आयोग के अध्यक्ष बने थे सर? तो ये बने थे 1992 में, जब संवैधानिक रूप दे दिया गया था आयोग को। तो उस समय पर जो आयोग था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का संयुक्त रूप में जो आयोग था, उस आयोग के अध्यक्ष बने थे दिलीप सिंह भूरिया। 2 नाम यहां याद रखना है, HS रामधन और दिलीप सिंह भूरिया। ये नाम आप लोग याद रखिए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि 2003 में संशोधन हो गया। क्या हुआ? भारतीय संसद ने फिर 28 सितंबर, ये डेट सब याद आपको याद रखना है, 2003 डेट याद अगर नहीं भी रखते हो तो भी सन तो आपको याद रखना है। 28 सितंबर 2003 को एक संशोधन हुआ जिसे बोला गया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 89th संविधान संशोधन, और जो कि 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ। और 19 फरवरी 2004 के बाद क्या हुआ? एक जो संयुक्त रूप में जो आयोग था, जिसे बोला जाता है संयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जो हम बोल रहे थे, जो कि 1992 में अस्तित्व में आया था, उसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। और वो 2 अलग अलग भागों में कौन कौन से बटे? तो एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया। पहले 338 में जो लिखा था उसकी जगह पर लिखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338A। क्या जोड़ा गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338A, और इसमें बोला गया कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक और आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मतलब सर ST आयोग अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ST आयोग को हम लोग अगली क्लास में यहां से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जो पृष्ठभूमि बनी है वो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आयोग की बनी है। अनुसूचित जनजाति आयोग को जब भी पढ़ेंगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे। और देखो दोनों में इतनी समानता है, अनुसूचित जनजाति आयोग में, अनुसूचित जाति आयोग में जहां पर 338 है वहां पर 338A लिख दो, और जहां पर अनुसूचित जाति आयोग लिखा है वहां पर अनुसूचित जनजाति आयोग लिख दोगे तो पूरा का पूरा जो आयोग है वो समान है। बस अध्यक्ष के नाम आपको बदलने पड़ेंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर बाकी सब समान है। ठीक है, वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये चीजें आपको लोगों को समझ आई कि क्या हुआ सर। ये डेट देखो, जो स्टार लगा हुआ है, जिन भी चीजों पर स्टार लगा है आपको याद ही रखना है। 2004 और 2003 में संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीधे प्री का फैक्ट है। ठीक है, क्या पूछेगा कि बताइए अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों अपने अलग अलग या वर्तमान स्वरूप में कब आए? क्योंकि अब दोनों आयोग अलग अलग है। मतलब ऐसा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए अनुसूचित जनजाति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग दोनों अपने वर्तमान स्वरूप में कब आए? तो 2003। पूछे किस संशोधन के तहत आए? तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत आए।
ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि प्रभावी कब हुए, 2004 में। आर्टिकल्स आपसे पूछ सकते हैं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग जो कि एक सांविधिक रूप में थे 1987 में, वो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा उसको मिल गया, उसको किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला, तो आपको याद रखना है 65वां संविधान संशोधन। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से संबंधित दो संविधान संशोधन आपको याद रखना है, एक है 65वां संविधान संशोधन और दूसरा है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या इतना याद रख पाओगे? अरे नहीं सर, हमारा दिमाग झेल नहीं पा रहा है। आप तो बंद कर दो बस, ठीक है, आप तो क्या कर दो, आप तो बंद कर दो। यहां देख लो, यहां से अब जो हमारी यात्रा चालू होगी वो अनुसूचित जाति आयोग की यात्रा चालू होगी। किसकी यात्रा चालू होगी? यहां से हम लोगों की जो यात्रा है वो अनुसूचित जाति आयोग की यात्रा चालू होगी और इसके बाद अनुसूचित जाति आयोग की यात्रा चालू होगी और इसके बाद जब अनुसूचित जाति आयोग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों का जो है, उसके बाद हम लोगों का अनुसूचित जनजाति आयोग का लेक्चर होगा और उसके बाद हम लोगों का ओबीसी आयोग का लेक्चर होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग बता दीजिए कैसे हैं सब लोग, आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर या मैं कहूं एग्जाम ओरिजिनल्स के जो ऑफलाइन सेंटर है, यहां पर प्रीलिम्स को लेकर, मतलब जो आने वाला जो प्रीलिम्स है, मतलब 2022 का जो प्री है, उसको लेकर एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। क्रैश कोर्स ऑफलाइन सेंटर पर भी है और ऑनलाइन भी, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप मान के चलिए कि लगभग 90 से 100 दिन, 100 डेज में आपका प्रीलिम्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी भी आने वाली है, आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 90 से 100 डेज में जो है वो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या सारी चीजें जो है ये ऑफलाइन सेंटर पर, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को लगता है ना कि यार 90 दिन में मैं कैसे प्रीलिम्स कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप एग्जाम ओरिजिनल की एक बार स्ट्रेटजी देखिएगा। 90 दिन में आप लोगों का पूरा प्रीलिम्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, प्रमोशंस की चीजें हैं, कुछ सारी चीजें हम लोगों को बताना रहता है बच्चों को, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो अगर आप लोग अभी एस्पिरेंट है, अगर आप लोग 22 का प्री देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर हम लोगों को यहीं समाप्त कर देना चाहिए और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पूरी तरीके से अनुसूचित जाति आयोग, मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करने के बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग वो कर देंगे, ठीक। तो आप लोग बताइए कैसा आप लोगों को लगा है सारी चीजें। अगर आप लोगों को लगता है कि एग्जाम ओरिजिनल सच में आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाया हुआ आप लोगों को कुछ काम आ रहा है या कुछ क्लिक कर रहा है या कुछ समझ में कुछ अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए तो आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ज्यादा लोगों तक ये भी सारी चीजें जो है वो पहुंचेगी, एग्जाम ओरिजिनल पहुंचेगा। एग्जाम ओरिजिनल हमेशा आप लोगों की सेवा में लगा रहेगा, लेकिन मिलेंगे हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल के इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी। आने वाले लेक्चर्स में फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी, फिर से हम इस टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर से हम लोग इसमें मिलेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।